मानव डर के अल्टीमेट टूर में आपका स्वागत है, जहां आपका फोबिया सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं, बल्कि एक पक्की पर्सनैलिटी क्वालिटी है। इस वीडियो में हम सबसे अजीब, पागलपन भरे और मजेदार डर को एक्सप्लोर करेंगे, जो इंसान होने को बेहद मजेदार बनाते हैं। प्राचीन मौत के डर से लेकर आज के वाईफाई ना होने के पैनिक तक देखेंगे कैसे डर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से इंटरनेट मीम बन गया। जानेंगे कि आपका दिमाग क्यों बाघ से और ग्रुप चैट से दोनों से भागने को कहता है। चिंता मत करो, हम आपको जज नहीं करने आए हैं। हम तो सिर्फ हंसने, थोड़ा घबराने और ये जानने आए हैं कि कुछ लोग साबुन के बुलबुलों से डरते क्यों हैं। हाँ, बुलबुले। खैर, अपनी रजाई पकड़िए, दरवाजे बंद कीजिए और तैयार हो जाइए इंसानी फोबियाओं की अजीब दुनिया में एक धमाकेदार यात्रा के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप कहां से देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली डरावनी लहर कभी भी आ सकती है। तो डर असल में है क्या? क्या वो ठंडा सा एहसास है जब आपका क्रश आपका मैसेज सीन करके जवाब न दे, या वो पल जब आपकी मम्मी दूसरे कमरे से आपका पूरा नाम लेकर चिल्लाती हैं? वैज्ञानिक तौर पर कहें तो डर एक बुनियादी भावनात्मक प्रतिक्रिया है किसी खतरे के लिए, चाहे वो असली हो या कल्पना में। ये आपके दिमाग में ऐसे फिट होता है जैसे कोई इनबिल्ट अलार्म सिस्टम। गुफाओं में रहने वाले लोग शेर से भागते थे, आज के छात्र मिड टर्म से। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ये हमारी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को एक्टिवेट करता है। और सांस्कृतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि डर को समाज भी आकार देता है। धर्म, परंपराएं, यहां तक कि मीम्स भी। कुछ लोग सांपों से डरते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक है, कुछ सफलता से क्योंकि बचपन में कुछ हुआ था, और कुछ लोग केले से डरते हैं। मत पूछिए क्यों। बात यह है कि हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है, यहां तक कि वो लोग भी जो कहते हैं मैं किसी चीज से नहीं डरता। ब्रेकिंग न्यूज, अगर आप ये कहते वक्त अपने फोन की 8% बैटरी चेक कर रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए और गहराई में चलते हैं, क्योंकि जब आप डर को समझने लगते हैं तो वो कम डरावना लगता है, या कम से कम हंसने लायक तो हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि डर लगते ही आपके शरीर के अंदर क्या होता है। स्पॉइलर, आपका दिमाग अचानक ड्रामा क्वीन बन जाता है। अमिगडाला यानी आपके अंदर का फायर अलार्म खतरा महसूस करता है, या दीवार पर बैठे एक मकड़ी को, और हाइपोथैलेमस को चिल्लाता है कुछ करो। फिर आपका शरीर तुरंत लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कता है, पुतलियां फैल जाती हैं, सांसें उथली हो जाती हैं और हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वही दोस्त है जो आपके लिए घबरा जाता है। एड्रेनालिन पंप करता है और तय करता है कि आप खतरे को मुक्का मारेंगे या कॉफी पिए हुए हिरण की तरह दौड़ लगाएंगे। और मजेदार बात यह है, फर्क नहीं पड़ता खतरा भूखा शेर हो या आपका बॉस अचानक मीटिंग बुला ले, शरीर की प्रतिक्रिया एक जैसी ही होती है। आप पसीने से तर, हाथ कांपते हैं और अंदर कहीं आपके पूर्वज चिल्ला रहे होते हैं, भाग बेटा। तो अगली बार जब आपका क्रश सामने से गुजरे और आपका दिल डरावनी फिल्म जैसा उछल जाए, बधाई हो, आपका दिमाग बस अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक प्रागैतिहासिक इंसान जंगल में टहलते हुए खुद से गुनगुना रहा है। तभी धप, झाड़ियों में कुछ सरसराया। क्या वो खरगोश है, या फिर कुछ ऐसा जो बड़े दांत और गुस्सैल स्वभाव के साथ आता है? डर की बदौलत उस आदमी ने रुककर जांच नहीं की, वो दौड़ गया, और इसी वजह से वो जिंदा रहा और आपका पूर्वज बन पाया। डर कोई सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, ये तो एक इवोल्यूशनरी सुपर पावर है। डर ना होता तो इंसान शायद साबर टूथ टाइगर को थपकी देने की कोशिश करता, या योलो कहकर चट्टान से गिर पड़ता। डर आपको बचाता है बेवकूफी भरे आइडिया से, जैसे कि चलो ज्वालामुखी चढ़ते हैं, या रात 2 बजे एक्स को टेक्स्ट करता हूं। ये आपके अंदर का अलार्म है जो कहता है भाई जरा सोच तो ले। तो अगली बार जब कुछ चीज से डर लगे, बस याद रखना, यही डर है जिसकी वजह से तुम्हारा डीएनए आज तक किसी डायनासोर की लंच प्लेट में नहीं पहुंचा। डर की इमेज बहुत खराब है। लोग सोचते हैं कि डरना मतलब आप कमजोर हैं, डरपोक हैं, या बस अल्फा नहीं हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है, डर असल में थोड़ा समझदार होता है। सोचिए, आप बिजी रोड पर बिना सोचे समझे पार करने वाले हैं, और तभी आपका दिमाग बोलता है अरे रुक जाओ जरा।
वो डर है और वो अपना काम कर रहा है, जैसे एक छोटा सा लाइफ कोच आपके दिमाग में, लेकिन थोड़ा ज्यादा चिल्लाने वाला और पसीने वाला। डर आपको 3 AM पर अपने बॉस को मैं जॉब छोड़ रहा हूं वाला टेक्स्ट भेजने से बचाता है, या फिर झील में कूदने से रोकता है क्योंकि किसी ने डबल डॉग डेयर कर दिया। ये आपके अंदर का इमरजेंसी ब्रेक है जो आपको इमोशनल खाई में गिरने से पहले खींच लेता है। कभी कभी तो डर आपको बेहतर फैसले लेने में भी मदद करता है, जैसे कि उस संदिग्ध अंडरग्राउंड कराओ के टूर्नामेंट में न जाना। हाँ, कुछ डर बेवकूफी भरे होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो बड़े काम के होते हैं। तो शायद डर से नफरत करने के बजाय हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, या कम से कम उसे एक कॉफी तो पिला ही दें, डिकैफ वाली, क्योंकि डर को कैफीन की जरूरत नहीं है। डर भले ही पुराना हो, लेकिन इसकी वार्डरोब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले के जमाने में लोग बाघ से खाए जाने से डरते थे। अब आप अपने बॉस के कैन वी टॉक वाले स्लैक मैसेज से डरते हैं। हमारे पूर्वज अंधेरे में चमकती आंखों से डर के मारे रात भर जागते थे। हम सीन के पास नीला टिक मार्क देखकर नींद नहीं आती। पहले अकाल का डर था, अब फोन 1.5% बैटरी पर है और चार्जर नहीं दिख रहा तो दिल धड़कने लगता है। सच तो यह है कि डर हमारे साथ साथ ही विकसित हुआ है, और अब वो थोड़ा अजीब भी हो गया है। गुफा में छुपने से लेकर अब ग्रुप चैट से छुपने तक का सफर, भालों से बचने से ऑकवर्ड लिंक्डइन मैसेज से बचने तक। लेकिन ज्यादा हंसिए मत, ये डर अब भी असली तनाव पैदा करते हैं। आपके दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि खतरा भालू है या टूटा हुआ वाईफाई, वो तो बस अलार्म बजा देता है। डर ने खुद को हमारी डिजिटल, भावनात्मक और जजमेंट से भरी मॉडर्न जंगल के लिए ढाल लिया है। तो हाँ, हमने नुकीले दांतों को फॉलोअर्स से बदल दिया है, लेकिन चीख अभी भी वही है, बस थोड़ी शांत और HD क्वालिटी में। तो चलिए, बहादुर आत्मा, आपने डर की पहली लहर को पार कर लिया और आप हिले तक नहीं। ठीक है, बॉस का स्लैक मैसेज सुनकर शायद थोड़ा कांप गए होंगे। अब समय है उस डरावने लेकिन मजेदार रोलर कोस्टर की एक झलक देखने का। सबसे पहले हम मूलभूत डर में कूदेंगे, जैसे कि मौत, अंधेरा और वो जीव जिनके 8 से ज्यादा पैर हैं। फिर धीरे से कदम रखेंगे उन आम चिंता विकारों की दुनिया में, जहां कल की चिंता एक ओलंपिक खेल बन चुकी है। उसके बाद सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं विचित्रता की दुनिया में। ऐसी अजीब फोबिया कि आपके सपने भी कहें, बस करो यार। रंगों का डर, छेदों का डर, या मूंगफली बटर का मुंह की छत से चिपक जाना। और जब आपको लगे कि अब बहुत हो गया है, तो हम लाएंगे उम्मीद से भरा एक चैप्टर, हीलिंग, थेरेपी और अपने डर को मीम में बदलने की कला। क्योंकि हाँ, अंधेरे में चिल्लाना तो ठीक है, लेकिन किसी अनजान इंटरनेट यूजर के साथ मिलकर उस पर हंसना, उससे बेहतर कुछ नहीं। आइए बात करते हैं थनाटोफोबिया की, यानी मौत का डर, जो मानवता का सबसे पुराना फ्रेनेमी है। प्रागैतिहासिक गुफावासी जो साबर टूथ टाइगर से बचते थे, से लेकर आज के लोग जो गूगल पर सर्च करते हैं, क्या छींक से मौत हो सकती है? इंसानों और न अस्तित्व की धारणा के बीच रिश्ता हमेशा थोड़ा अजीब रहा है। ये डर सिर्फ तब नहीं आता जब आप मौत के करीब हों। कभी कभी नहाते वक्त छाती में दर्द हुआ नहीं कि आप अपने अंतिम संस्कार की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। सोने से पहले एक आवाज आती है, अगर सुबह ना उठे तो, और फ्लाइट में जरा सी टर्बुलेंस, बस हम तुरंत दार्शनिक बन जाते हैं और अपने जीवन के फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन ये रही ब्रह्मांड की मजाकिया सच्चाई, हर कोई मरेगा, लेकिन हर कोई ब्रश करते समय उसके बारे में घबराता नहीं है। तो क्या ये डर बेवकूफी है? इतना नहीं। क्या ये मदद करता है? कभी कभी। क्या ये इरिटेटिंग होता है जब आप बस शांति से स्पेगेटी खा रहे हों और अचानक मरने का ख्याल आ जाए? बिल्कुल होता है। नेक्रोफोबिया, यानी मुर्दों, कब्रगाहों और उन सब चीजों का डर जो धीरे से फुसफुसाती हैं। अब तेरी बारी है। ये सिर्फ हॉरर मूवी का मसाला नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रिफ्लेक्स है जो हमेशा के लिए मौन की कल्पना से ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देता है। एक पल आप रात को कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे होते हैं और अगले ही पल हर पत्ते की सरसराहट एक अधूरी डील वाला ज़ॉम्बी लगती है। श्मशान, नो चांस। फर्नीचर की दुकान में अगर ताबूत दिख जाए तो 10 गुना नो। मोर्टिशियन शब्द सुनते ही कुछ लोगों को पूरे शरीर में झटका लग जाता है। कुछ लोग तो मम्मी की तस्वीरें तक नहीं देख पाते
बिना सांस रोके या क्रॉस का निशान बनाए, जैसे कोई प्राचीन श्राप स्क्रीन से अपलोड हो जाएगा। हाँ, हम एक ऐसे युग में हैं जहां स्ट्रीमिंग और स्पॉइलर आम बात है, लेकिन ये स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई चीज एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस का एहसास ऐसे नहीं कराती जैसे किसी को हमेशा के लिए ऑफलाइन देखना और फिर सोचना कि एक दिन वो आप भी होंगे। फैस्मोफोबिया यानी भूतों का डर वो वजह है जिसकी वजह से आप आज भी एक पैर कंबल के अंदर रखकर सोते हैं। ये वो बेकार की लॉजिक है जो कहती है अगर मैं उसे नहीं देख पा रहा तो वो मुझे अंडरवर्ल्ड में नहीं खींच सकता। इस डर को कोई भूतिया हवेली या श्रापित वस्तु नहीं चाहिए। कभी कभी तो रात 2 बजे कोने में टेढ़ा टंगा हुआ कोट ही काफी होता है आपके देखे हुए हर हॉरर मूवी सीन को रिप्ले करने के लिए। बच्चे चादर ओढ़कर छुपते हैं और बड़े लोग बाथरूम की लाइट ऑन छोड़ते हैं। लगता है भूत 40 वॉट के बल्ब की इज्जत करते हैं, चाहे वो हिलती हुई परछाइयां हों, सन्नाटे में फुसफुसाहट हो या बंद कमरे में अचानक ठंडी हवा। फैस्मोफोबिया को कोई सबूत नहीं चाहिए, ये बस आ जाता है। और अब इंटरनेट की मेहरबानी से हमारे पास दुनिया भर की भूतिया कहानियां, नाइट विजन हॉन्टेड हाउस टूर और एआई जनरेटेड चीखें मौजूद हैं। लेकिन चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, जब दरवाजा चरमराता है तो हम आज भी वहीं जम जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं बस हवा रही होगी शायद। ओफिडियोफोबिया यानी सांपों का डर सिर्फ जहरीले दांतों या ड्रामेटिक जंगल एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। यह आपके दिमाग में बैठे प्राग ऐतिहासिक सॉफ्टवेयर की चीख है, मिशन कैंसिल करो, भले ही वो सांप असल में बगीचे की मुड़ी हुई पाइप निकले। ये डर विकासवादी है। हमारे पूर्वजों के पास गूगल नहीं था ये चेक करने के लिए कि वो रेंगता जीव नुकसानदेह है या नहीं, इसलिए दिमाग पहले पैनिक बटन दबाता है और बाद में सोचता है। आप जू में हों, मोटे कांच के पीछे से देख रहे हों, फिर भी टांगें कांप सकती हैं। बच्चों की किताब में एक कार्टून सांप भी आपके पैर की उंगलियां सिकोड़ सकता है और इंटरनेट पर वो प्रैंक वीडियो, उन रबर के सांपों ने असली कोबरा से ज्यादा आत्मसम्मान छीना है। संक्षेप में, ओफिडियोफोबिया एक इनबिल्ट अलार्म है जो चिल्लाता है भागो, भले ही लॉजिक कह रहा हो शांत हो जाओ, ये तो प्लास्टिक है। अरेक्नोफोबिया यानी मकड़ियों का डर प्रकृति की 8 टांगों वाली शरारत है। चाहे मकड़ी कितनी भी छोटी, निर्दोष या कार्टून जैसी प्यारी क्यों ना हो, उसमें एक वयस्क इंसान को झाड़ू पकड़कर ब्रेक डांसिंग निंजा में बदलने की पूरी क्षमता होती है। बात बिगाड़ता है उनका मूवमेंट, एकदम ऐसे जैसे कोई खराब वीडियो गेम कैरेक्टर, अचानक, अनपेक्षित और सीधा आपकी ओर। आप दांत ब्रश कर रहे होते हैं और जैसे ही छत पर मकड़ी दिखती है, आप तुरंत तय कर लेते हैं कि ओरल हाइजीन कोई जरूरी चीज नहीं है। कुछ बहादुर लोग कप और कागज से शिफ्टिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कहें तो हम में से ज्यादातर सीधे जंग छेड़ देते हैं। कुछ लोग तब तक नहीं सोते जब तक हर कोना, पर्दा और अलमारी 3 बार चेक न कर लें, कहीं कोई मकड़ी निंजा ना हो। और मजेदार बात, ज्यादातर मकड़ियां तो असल में फायदेमंद कीट खाने वाली होती हैं, लेकिन जब आपके सामने 8 टांगें, कई आंखें, ठीक है शायद 8, और आंख हटाते ही गायब होने की ताकत हो, तब लॉजिक पीछे छूट जाता है। एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर सिर्फ गगनचुंबी इमारतों पर खड़े होने तक सीमित नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो सीढ़ी चढ़ना या दूसरे माले की बालकनी से नीचे झांकना भी पूरा पैनिक मोड ऑन कर देता है। दिल तेज धड़कता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं और टांगें अचानक नूडल बन जाती हैं, मानो ग्रेविटी ने निजी दुश्मनी निकालने की ठान ली हो। विकास की दृष्टि से देखें तो यह डर समझ में आता है। हमारे वो पूर्वज जो चट्टानों के किनारे ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, वो आमतौर पर कहानी सुनाने वापस नहीं लौटे। लेकिन आज के दौर में ये डर एक मामूली काम जैसे बल्ब बदलना या पर्दे लगाना को भी ओलंपिक स्तर की चुनौती बना देता है। कुछ लोग ऊंचे टावरों या रोलर कोस्टर पर चढ़कर इस डर को मात देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधे रास्ते में अपने सारे जीवन निर्णयों पर पछताने लगते हैं। और कांच की जमीनों की तो बात भी मत करिए, वो कोई मजेदार चीज नहीं बल्कि पारदर्शी आतंक के जाल हैं। अगर आपने कभी सीढ़ियों पर चारों हाथ पांव से रेंगते हुए नीचे मत देखना कहा है, तो बधाई हो, आप एक्रोफोबिया क्लब के सदस्य हैं और हम सब साथ में कांप रहे हैं। निक्टोफोबिया यानी अंधेरे का डर असल में अंधेरे से ज्यादा उस डरावनी चीज से जुड़ा है जो हमारी कल्पना अंधेरे में कर बैठती है,
जैसे ही लाइट बंद होती है, आपका दिमाग हॉरर फिल्म डायरेक्टर बन जाता है। वो कपड़ों का ढेर, जरूर कोई भूत है जो लॉन्ड्री का भेस बनाए हुए है। वो चरमराहट, कोई शैतान है जो चलने की प्रैक्टिस कर रहा है। यहां तक कि आपकी अपनी परछाई भी अचानक सस्पिशियस लगने लगती है। इस डर की जड़ें हमारे आदिम पूर्वजों के समय से हैं, जब रात में असली शिकारी होते थे, और उनसे भी गुस्सैल शिकारी। लेकिन अब ये डर वयस्कों को नाइट लाइट के साथ सोने और बिस्तर के नीचे 3 बार जांचने पर मजबूर कर देता है, जैसे वो कोई प्रोफेशनल घोस्ट हंटर हो। कुछ लोग इसे फेस करने के लिए अंधेरे में हॉरर मूवी देखते हैं, लेकिन अंत में कंबल में लिपटे हुए किसी हॉन्टेड बरीटो की तरह नजर आते हैं। तो अगर आपने कभी लाइट बंद करके बिस्तर तक दौड़ लगाई है, तो चिंता मत कीजिए, आप अजीब नहीं हैं। आप बस इतिहास के लिहाज से सावधान हैं। थलासोफोबिया यानी गहरे पानी का डर सिर्फ तैरने की बात नहीं है। ये उस डरावनी कल्पना के बारे में है कि उस शांत नीले समंदर की सतह के नीचे कुछ विशाल, चिपचिपा और नामहीन चीज आपको घूर रही हो सकती है। शार्क? डरा देने वाली जाइंट स्क्विड? बिल्कुल नहीं। वो अजीब सा साया, शायद कथूलू का कजन होगा। यहां तक कि रात में स्विमिंग पूल भी अचानक पानी के डरावने बुरे सपनों का गेटवे लगने लगता है। विकास की दृष्टि से देखें तो ये डर जायज था। खुले पानी का मतलब था खतरा, डूबना, या फिर किसी ऐसे प्राणी का लंच बन जाना जिसके मुंह में दांत ज्यादा और दोस्त कम हों। आजकल के थलासोफोब्स बीच वेकेशन का दिखावा तो करते हैं, लेकिन हर बार जब समुद्री घास उनकी टांग से छूती है, वो अंदर ही अंदर चीख पड़ते हैं। और पानी के अंदर जाने वाले वो वीडियो जो समुद्र की गहराई में झूम इन करते हैं और किसी भी फिलॉसफी क्लास से तेज अस्तित्व संकट ला देते हैं, उनके बारे में बात भी मत करो। तो अगली बार जब आप समुद्र किनारे हों और कोई इंसान टखनों से आगे जाने से मना कर दे, तो हंसिए मत, हो सकता है वो अपने दिमाग के क्रैकन से लड़ रहा हो। मेगालोफोबिया यानी विशाल चीजों का डर सुनने में अजीब लगता है, जब तक कि आप खुद किसी गगनचुंबी इमारत के नीचे खड़े होकर ऊपर ना देखें और अचानक अपनी ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगें। ये वही चक्कर आने और पेट मरोड़ वाला एहसास है जो आपको क्रूज शिप, विशाल मूर्ति या किसी ऐसे वाटर टैंक के पास जाकर होता है जो आपकी आत्मा को कुचल सकता है। कुछ लोगों के लिए किसी विशाल व्हेल या पवन टरबाइन की फोटो देखना भी अस्तित्व का टोटल क्रैश ट्रिगर कर देता है। दिमाग बस बड़ा देखकर फुसफुसाता है, तू बहुत छोटा है, तू कुछ भी नहीं है, अभी घबरा। और सोशल मीडिया ने तो हाल और बुरा कर दिया है। वो डीप सी वाले मेगा क्रीचर के रेंडर, सीधा बुरे सपने का फास्ट ट्रैक। तो अगर आप किसी को फेस्टिवल में एक बड़े गुब्बारे को देख के पसीने में तरबतर देख लें, तो उसे मत चिढ़ाइए, वो ड्रामा नहीं कर रहा। उसका दिमाग अंदर से चिल्ला रहा है, भागो, ये गॉडजिला का कजन है। ट्राइपोफोबिया यानी छोटे छोटे छिद्रों के गुच्छों का डर सुनने में तो मासूम लगता है, जब तक कि कोई आपको कमल के बीज की फोटो या स्किन पर झूम इन की हुई डॉट्स वाली इमेज न दिखा दे। अचानक आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और रीढ़ की हड्डी कहती है, बस बहुत हुआ। कुछ लोगों के लिए तो आईफोन के स्पीकर ग्रिल या एकदम परफेक्ट पकी हुई स्ट्रॉबेरी तक किसी हॉरर मूवी का टीजर लगती है। वैज्ञानिक अब तक बहस कर रहे हैं कि यह डर किसी प्राचीन बीमारी से जुड़ी प्रवृत्ति है या फिर अजीब टेक्सचर से होने वाला मॉडर्न ओवर रिएक्शन। और इसी बीच इंटरनेट बड़े मजे से ट्रिगर वार्निंग वाली तस्वीरें डाल रहा है, जिनका एक ही मकसद है आपका लंच बर्बाद करना। तो अगर आप किसी को शहद के छत्ते की क्लोजअप फोटो देखकर चिल्लाते और फोन फेंकते देखें, तो उन्हें जज मत कीजिए। वो ड्रामेबाज नहीं हैं, उनका दिमाग बस ये मान चुका है कि उन छेदों में शैतान छुपे हैं, या उससे भी डरावना स्किन केयर प्रोडक्ट्स के विज्ञापन। ऑटोमेटोनोफोबिया यानी इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों का डर इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग उन चीजों पर भरोसा नहीं करता जो काफी इंसान जैसे दिखते हैं पर पूरी तरह नहीं होते। वैक्स स्टैच्यूज, डरावने मैनेक्विन्स, अजीब से थीम पार्क में एनिमेट्रॉनिक रोबोट्स, सीधे डरावने सपनों का फ्यूल। आपको पता होता है कि यह जिंदा नहीं है, फिर भी आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फुसफुसाता है, अगर इसने पलक झपका दी तो। ये फोबिया म्यूजियम को हॉरर भूल भुलैया बना देता है और मॉल्स को साइलेंट जंग के मैदान में, जहां हर कोने से शक भरी निगाहें मिलती हैं,
कांच की आंखों वाली गुड़िया भी अचानक कुछ प्लान कर रही लगती है, खासकर जब उसका सिर खुद से घूम जाए। थैंक यू हॉरर मूवीज। और उन ह्यूमनॉइड एआई रोबोट्स की बात मत करिए जिनकी मुस्कान अजीब होती है। एक ऐसी दुनिया में जो रियलिस्टिक एंड्रॉइड्स की ओर तेजी से बढ़ रही है, ऑटोमेटोनोफोबिया शायद हमारा आखिरी आदिम डिफेंस सिस्टम है। या फिर हो सकता है ये बस हमारी डर पहचानने की बेहतरीन क्षमता हो। कुलरोफोबिया यानी जोकरों का डर कोई मजाक नहीं है, या चलिए बहुत डार्क मजाक मान लीजिए। जो चीजें बच्चों की बर्थडे पार्टी में खुशी लानी चाहिए, वही कुछ लोगों को वहां से जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देती हैं। वो बड़े बड़े जूते, पेंट की हुई मुस्कान और वो बेजान सी आंखें जो कहती हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, सब मिलकर डर का पूरा पैकेज बन जाते हैं। इसका कारण हो सकता है बचपन का ट्रॉमा, डरावनी फिल्में, या फिर ये सच्चाई कि कोई भी समझदार वयस्क इतनी देर तक इतना खुश नहीं रह सकता। ये डर तब मेनस्ट्रीम में आ गया जब इट फिल्म आई और पेनीवाइज को क्लाउन पैनिक का पोस्टर बॉय बना दिया। अब तो बर्थडे पार्टी वाले सीधे साधे जोकर भी किसी सीक्रेट टेरर एजेंट जैसे लगते हैं। और डरावने घरों, हॉन्टेड हाउसेस के जोकरों की तो बात ही मत करो, वो तो जैसे रेनबो विग पहने हुए जंप स्केयर मशीन हो। तो अगर आपने कभी फास्ट फूड मस्कॉट से बचने के लिए रास्ता बदला हो, या जगलिंग करते किसी इंसान को देखकर सड़क पार कर ली हो, आप अकेले नहीं हैं। कुलरोफोबिया एकदम असली है, और वो एक लाल झागदार नाक के पीछे छिपा बैठा है। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी तंग जगहों का डर, ये उस इंसान का लिटमस टेस्ट है जो पब्लिक में चिल्लाने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। लिफ्ट, अलमारी, एयरप्लेन का टॉयलेट या सीढ़ियों के नीचे वाला वो अजीब सा कबर्ड, अगर दीवारें ज्यादा करीब हैं तो वो जगह नो गो जोन है। दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है, हम फंस गए, यही है अंत, अलविदा निर्दयी दुनिया। और अचानक आप चाय के केतली की तरह पसीना बहा रहे होते हैं और डार्थ वेडर जैसी सांसें ले रहे होते हैं। नहीं, आप शायद मर नहीं रहे, शायद ये तो बस आपकी आदिम प्रवृत्तियां हैं जो झल्ला रही हैं। और एस्केप रूम्स वो खेल नहीं, सीधा पैनिक सिम्युलेटर है। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक सिंपल लिफ्ट राइड को ऑस्कर के लायक इंटरनल मोनोलॉग में बदल सकती है। आप तो बस 5वीं मंजिल तक जाना चाहते थे, अब आप मन ही मन वसीयत लिख रहे हैं। जिन लोगों को यह डर है, उनके लिए जगह का मतलब सिर्फ आराम नहीं बल्कि सर्वाइवल है। एगोराफोबिया यानी खुले या भीड़-भाड़ वाले स्थानों का डर ऐसा है जैसे आपका अंदरूनी जीपीएस हर बार चिल्ला उठे, पीछे हटो, जब आप मॉल या किसी बड़े चौक में कदम रखते हैं। एक पल आप आराम से दुकान में जा रहे होते हैं और अगले पल आपका दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। बहुत ज्यादा जगह, बहुत ज्यादा लोग, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये सिर्फ भीड़ से डर नहीं है, ये उस भावना का विस्फोट है कि आप असुरक्षित, उजागर हो, जैसे आप विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु हो। यहां तक कि पार्क भी एक जाल जैसा लग सकता है अगर पास में कोई सुरक्षित जोन ना हो। एग्राफोबिया वालों के लिए घर पर रहना आलस्य नहीं, एक रणनीति है। जब कंबल और वाईफाई इमोशनल सिक्योरिटी दें, तो नियोनन लाइट्स के नीचे पैनिक अटैक का खतरा क्यों मोल लें? विडंबना यह है कि खुले स्थानों का डर आपका पूरा संसार 4 दीवारों और नजदीकी किराने की दुकान तक सीमित कर देता है, और वो भी तब जब जाना बेहद जरूरी हो। इनोक्लोफोबिया यानी भीड़ का डर सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कंसर्ट पसंद नहीं या आप भीड़ भाड़ वाले मेट्रो से बचते हैं। ये तो एक फुल बॉडी हॉरर फिल्म है जहां हर इंसान जो 1 मीटर के भीतर है संभावित खतरा लगने लगता है। आप किसी फेस्टिवल में घुसे और दिल ने रेव पार्टी डीजे की तरह धड़कना शुरू कर दिया। शोर, अफरा तफरी, कंधों का टकराना, दिमाग चिल्ला उठता है, मिशन कैंसिल करो। इस डर से पीड़ित लोगों के लिए बड़ी भीड़ मजेदार नहीं बल्कि इंसानी तूफान जैसा महसूस होती है। आंख मिलाना बहुत रिस्की, सामान्य सांस लेना गुड लक, बिना किसी बच्चे को गिराए भाग जाना नामुमकिन। इसलिए ये लोग मास्टर होते हैं चुपके से निकलने, बाथरूम में छिपने और ग्रुप आउटिंग से गायब होने के उस क्लासिक बहाने के साथ, सॉरी कुछ जरूरी काम आ गया। स्पॉइलर, वो जरूरी काम होता है 300 लोग जो डीजे पर चिल्ला रहे होते हैं। सोशियोफोबिया यानी सामाजिक बातचीत का डर सिर्फ पार्टी मिस करने तक सीमित नहीं है। ये तो खाने का ऑर्डर देना, ईमेल का जवाब देना या लिफ्ट में पड़ोसी से आंख मिलाना भी ओलंपिक लेवल की चिंता बन जाता है। इस फोबिया वाले लोग शर्मीले नहीं होते,
ये तो सोशल एस्केप आर्टिस्ट होते हैं। हर ग्रुप बातचीत एक रियलिटी शो जैसा लगता है, जिसमें आप वो अजीब कंटेस्टेंट हैं जो कुछ गड़बड़ ना बोल दें, बस यही सोच रहे हैं। एक गलत लाइन और आप उसे अगले 3 साल तक रात 2 बजे याद करते रहेंगे। इससे निपटने के लिए ये लोग ह्यूमन कांटेक्ट से बचने की निंजा स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। बिना म्यूजिक वाले हेडफोन पहनना, फोन पर बिजी दिखने का नाटक करना, या सॉरी आ नहीं पाऊंगा जैसे मैसेज को एकदम सही मात्रा में झूठी ग्लानि के साथ भेजना। अंदर ही अंदर ये लोग कनेक्शन चाहते हैं, बशर्ते उसमें म्यूट बटन और घर टेलीपोर्ट होने की सुविधा हो। हाइपोकॉन्ड्रिया यानी बीमार होने का डर देर रात गूगल सर्च के ओलंपिक चैंपियन होते हैं। एक छींक, जरूर बर्ड फ्लू है। पेट में हल्का दर्द, यकीनन अपेंडिसाइटिस है। सिर दर्द, अब वसीयत लिखने का समय आ गया है। ऐसे लोगों के लिए शरीर का हर संकेत रेड अलर्ट होता है। शरीर अब कोई मंदिर नहीं, बल्कि एक टाइम बम होता है जो फूटने ही वाला है। ये लोग वेब एमडी के प्रोफेशनल जासूस बन जाते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं, बस घबराहट ही मिलती है। वे क्लिनिक में 12 दुर्लभ बीमारियों की लिस्ट लेकर जाते हैं और लौटते समय सोचते हैं कि एक को तो छूट ही गया। दोस्तों को ये नाटकबाज लग सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। विडंबना ये है कि इन्हें बीमारियों की जानकारी असली डॉक्टरों से ज्यादा होती है, लेकिन इन्हें असल में किसी और टेस्ट की नहीं, एक गले लगाने, गर्म चाय और गूगल से थोड़े ब्रेक की जरूरत है। डेसिडोफोबिया यानी निर्णय लेने का डर रोजमर्रा की जिंदगी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल देता है। क्या खाएं, पास्ता या चावल, कौन सी शर्ट पहने, नीली वाली या थोड़ी अलग नीली वाली? इस डर से पीड़ित लोगों के लिए हर फैसला ऐसा लगता है जैसे बम डिफ्यूज करना हो। वे 1 घंटे तक फूड ऐप्स स्क्रॉल करते हैं और अंत में अनाज खा लेते हैं। वे कहते हैं तुम चुन लो, और फिर आपके चुनाव पर पछताते हैं। उनके ब्राउजर में 14 टैब खुले होते हैं जिनका टाइटल होता है क्या मुझे, और उनका मन हमेशा एक मानसिक चौराहे पर अटका रहता है। सिक्का उछालना भी कोई मदद नहीं करता, बस अपराध बोध और जोड़ देता है। मजे की बात यह है कि वे अक्सर बेहतरीन श्रोता बन जाते हैं, क्योंकि वे कभी टोकते नहीं। उन्हें ज्यादा विकल्पों की नहीं, बस किसी की जरूरत होती है जो धीरे से कहे सिर्फ पिज्जा ऑर्डर कर लो, और शायद उसे करते समय एक प्यारा सा गले लगाना भी। फिलोफोबिया और यानी प्यार में पड़ने का डर तब होता है जब आपका दिल ऐसा फायरवॉल इंस्टॉल कर लेता है जो किसी भी एंटीवायरस से ज्यादा मजबूत होता है। कुछ दिल टूटने के बाद आपकी इमोशनल सिस्टम कहती है नहीं भाई, अब दोबारा नहीं। आप रोमांटिक नजरों से ऐसे बचते हैं जैसे वो लेजर बीम हो, और अगर कोई फ्लर्ट करे तो आपका दिमाग पैनिक बटन दबा देता है। आप फ्रेंड जोन के उस्ताद बन जाते हैं, घुसने वाले नहीं, वहीं स्थायी निवासी बनकर। तारीफ जाल लगती है और डिनर इनविटेशन किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत जैसे। मजे की बात यह है कि फिलोफोबिया अक्सर सबसे कोमल और संवेदनशील लोगों को होता है, वो जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं और बुरी तरह टूट जाते हैं। तो दोबारा रिस्क लेने के बजाय वो अकेले नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं, पॉपकॉर्न के साथ, और उस पेट के साथ जो कभी सीन्स ऑन नहीं करेगा। प्यार, हाँ, खूबसूरत है लेकिन डरावना भी, और ईमानदारी से कहें तो कौन फिर से पब्लिक में रोने का वक्त निकाले। मोनोफोबिया, अकेले होने का डर, हर शांत शाम को एक इमोशनल सर्वाइवल चैलेंज में बदल देता है। बात बोरियत की नहीं है, ये उस एहसास की है कि अगर कोई आसपास नहीं है तो आप शून्य में खो सकते हैं। जिन लोगों को मोनोफोबिया होता है वे सिर्फ सांस सुनने के लिए दोस्तों को कॉल कर लेते हैं। वे साथ के लिए टीवी चालू रखते हैं और जरूरत पड़ने पर माइक्रोवेव से भी बात कर लेते हैं। शांति, वही असली विलेन है। कमरे में अकेले रहना ऐसा लगता है जैसे आप इमोशनल आइसबर्ग पर फंसे हों। किराना लेने की एक छोटी सी सोलो ट्रिप भी सर्वाइवर अर्बन एडिशन का एपिसोड लग सकती है। विडंबना यह है कि ऐसे लोग दूसरों को इमोशनल सपोर्ट देने में माहिर होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अकेलापन कितना तोड़ देने वाला हो सकता है। तो अगर आपका दोस्त रात 3 बजे जाग रहे हो, मैसेज करे क्योंकि उसे घर में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, तो जज मत करिए, बस जवाब दीजिए। हो सकता है आप ही उसकी आखिरी उम्मीद हो, इससे पहले कि वह फिर से अपने गमले के पौधे से गहरी बातें करने लगे। हेफेफोबिया, छुए जाने का डर, ऐसा है जैसे आप एक चलते फिरते डिस्टर्ब ना करें साइन हो, और वो भी पूरे शरीर पर।
हेफेफोबिया वाले लोग असामाजिक नहीं होते, बस उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। कम से कम 10 फुट का घेरा। अचानक गले लगाना, एकदम बुरा सपना। पीठ पर दोस्ताना थपकी, अंदर ही अंदर चीखने का समय। हाथ पकड़ना, जैसे किसी ने लावा छूने को कह दिया हो। ये डर अक्सर ट्रॉमा, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या एंजाइटी से आता है। यानी यह बदतमीजी नहीं है, बल्कि आत्म सुरक्षा है। ऐसे लोग छूने से बचने के लिए निंजा जैसे रिफ्लेक्स बना लेते हैं। हग से बचना, झूठी छींक लेना या सही समय पर जूता बांधने का बहाना बनाना। अगर आपका कोई दोस्त आपकी तरफ हाथ बढ़ाने पर पीछे हट जाए तो पर्सनली मत लेना। कमरे के पार से फिस्ट बम भेजें और एक सुरक्षित दूरी से मुस्कुराएं। यही उनके लिए एक बेयर हग है। जीनोफोबिया, यौन निकटता का डर, सिर्फ अजीब डेट्स या बेकार पिकअप लाइनों तक सीमित नहीं है। ये एक गहरी वास्तविक फोबिया है जो दूसरों के लिए कनेक्शन होता है, उसे एक भावनात्मक माइनफील्ड बना देती है। जिन लोगों को जीनोफोबिया होता है, उनके लिए एक रोमांटिक फिल्म की किस भी पैनिक अटैक का कारण बन सकती है। उनके टिंडर बायो में लिखा होना चाहिए, गहरी बातचीत की तलाश में, स्पर्श से दूर रहें। यह डर अक्सर पिछले ट्रॉमा, एंजाइटी या सांस्कृतिक दबाव से आता है, जिससे फिजिकल क्लोजनेस प्यार नहीं, बल्कि खतरे की तरह महसूस होती है। ये लोग कॉल का नाटक कर सकते हैं, झूठे अर्जेंट काम बना सकते हैं, या ये तक कह सकते हैं कि कुत्ते को टहलाने ले जाना है, बस नजदीकी से बचने के लिए। और नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि वे रूढ़िवादी हैं। ये सुरक्षा, असुरक्षा और नियंत्रण की बात है। सबसे बुरी बात, समाज इस पर बात ही नहीं करता और लोग उन्हें अक्सर ठंडा या बेरुखा समझ बैठते हैं। लेकिन उस डर की परतों के नीचे एक दिल होता है जो कनेक्शन चाहता है, बस अपनी शर्तों पर और कम से कम 3 परतों वाले इमोशनल बबल रैप के साथ। गैमोफोबिया, शादी का डर, मजाक लगता है जब तक कोई शादी शब्द नहीं कहता और आपकी आत्मा शरीर छोड़ने की कोशिश नहीं करती। गैमोफोबिया वाले लोगों के लिए यह सिर्फ कमिटमेंट इश्यू नहीं है, यह है अतिथि सूची, बैठने की व्यवस्था और जीवन भर कपड़े धोने पर बहस करने का अस्तित्वगत डर। ये वो लोग हैं जो एक ब्राइडल मैगजीन देखते ही पसीने से भीग जाते हैं और हमेशा साथ को वादा नहीं, जेल की सजा मानते हैं। कुछ ने तलाक की ड्रामेटिक लाइव स्ट्रीम देखी होती है, तो कुछ को डर होता है कि कहीं उनका स्वतंत्रता बाथ टॉवल सेट और जॉइंट अकाउंट में न खो जाए। ऐसा नहीं है कि वे प्यार नहीं करते, बस उस प्यार को इंस्टीट्यूशनलाइज करना उन्हें एलर्जी जैसा महसूस होता है। जब दोस्त सगाई करते हैं तो ये लोग ताली बजाते हैं, दूरी बनाकर। शादी का प्रस्ताव मिले तो ये बेहोश हो सकते हैं, भाग सकते हैं या सुनने का नाटक कर सकते हैं। अंदर से हो सकता है कि वे कनेक्शन चाहते हों, लेकिन ऐसा जिसमें फूला हुआ आर्च और आंटी मर्जी के सामने वचन देने की जरूरत ना हो। और कृपया सब सिंगल लोगों की तरफ से शादी कब कर रहे हो जैसे सवाल मत पूछिए, वरना आपको स्वतंत्रता और मोनोगैमी के भ्रम पर एक गहरा दार्शनिक भाषण झेलना पड़ सकता है। एंथोफोबिया, छूने का गहरा डर, लेकिन एक्स्ट्रा लेवल पर। अगर हैफेफोबिया एक झप्पी को अजीब बना देता है, तो एंथोफोबिया एक हैंडशेक को नेशनल अलर्ट बना देता है। इनके लिए पर्सनल स्पेस कोई पसंद नहीं, ये तो एक पवित्र बबल होता है, जैसे किसी शाही किले की रक्षा हो रही हो। रोमांटिक इशारे, डरावने, कंधे पर हल्का सा हाथ रख देना भी इनकी आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज सकता है। ये लोग ठंडे या एंटी सोशल नहीं होते, हो सकता है ये कनेक्शन चाहते हों, लेकिन बिना फिजिकल कांटेक्ट। बचपन का ट्रॉमा, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज या बहुत ज्यादा ग्रुप हग्स, इनमें से कुछ वजह हो सकती हैं। इनके पास एक छठी इंद्रिय होती है, टच से बचने की। झप्पी से चकमा देना जैसे मैट्रिक्स, पीठ पर थपकी आते देख अचानक जूते के फीते बांधना या सोशल गैदरिंग में धीरे से दीवार की तरफ खिसक जाना, ये जैसे इमोशनल कनेक्शन का हार्ड मोड है। और अगर आप इन्हें सच्चा प्यार करते हैं तो सरप्राइज झप्पी मत दीजिए, उनकी सीमा का सम्मान कीजिए और हो सके तो कमरे के दूसरी ओर से एक सपोर्टिव थम्स अप भेज दीजिए। एर्गोफोबिया, काम करने का डर। इसे सोमवार की सुस्ती या सुबह 8 बजे की मीटिंग से नफरत से मत मिलाइए। ये फोबिया आम ईमेल चेक करने जैसे काम को भी हॉरर मूवी बना देता है। एर्गोफोबिया से पीड़ित के लिए हमें तुम्हारे परफॉर्मेंस पर बात करनी है सुनना जॉम्बी घर के अंदर है जैसा डरावना होता है। ये आलस नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, असफलता, जजमेंट और कभी कभी सफलता का भी गहरा डर है। ऑफिस एक भूतिया हवेली बन जाता है,
जहां डेडलाइन भूत की तरह मंडराती है और स्लैक मैसेज शापित स्क्रॉल की तरह लगते हैं। ऐसे लोग टास्क से बचने के लिए निंजा जैसी स्किल्स विकसित कर लेते हैं। नोटिफिकेशन बंद करना, वाईफाई प्रॉब्लम का बहाना बनाना या स्प्रेडशीट को ताकते हुए एक भी नंबर ना समझना। अंदर से वे काम से नहीं बल्कि उम्मीदों के बोझ से भाग रहे होते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई पर माई लास्ट मैसेज वाले ईमेल के बाद गायब हो जाए तो उसे जज ना करें, बस उसे एक मीम भेज दें। इलाज हंसी से शुरू होता है और शायद बिना मीटिंग वाले रिमोट वर्क से भी। नोमोफोबिया, मोबाइल फोन के बिना रहने का डर। जब तक आपने खुद अनुभव न किया हो कि बैटरी 5% पर है और चार्जर कहीं नहीं है, तब तक ये मजाक लगता है। अचानक आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने घूम जाती है। अनरीड मैसेज, अधूरे मीम्स और वो टिकटॉक ड्राफ्ट जिसे आपने बाद में पोस्ट करूंगा कहा था। आज के जमाने में फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड, थेरेपिस्ट, लाइफलाइन और कभी कभी टॉर्च भी है। नोमोफोबिया वाले लोग 3 पावर बैंक लेकर चलते हैं, हर कैफे में चार्जिंग पॉइंट की लोकेशन याद रखते हैं और स्क्रीन ब्लैक होते ही मिनी हार्ट अटैक झेलते हैं। एयरप्लेन मोड सामाजिक बहिष्कार जैसा है। फोन खो गया, दुख, इनकार और सौदेबाजी, ये सब 30 सेकंड में हो जाता है। अगर आपका फोन आपकी चाबी, वॉलेट और ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा जरूरी है तो बधाई हो, आप भी हमारे जैसे हैं। लेकिन घबराइए मत, या थोड़ा घबराइए, बस चार्जर को पास रखें और फोन को और भी पास, क्योंकि 21वीं सदी में सबसे बड़ा डर है लो बैटरी। क्रोमोफोबिया, रंगों का डर, खासकर जब वो आपके ब्राउजर में अचानक प्रकट हों। डिजिटल युग में लाल रंग मतलब खतरा, हरा मतलब अनदेखा संदेश और पीला मतलब तुम कुछ जरूरी भूल गए हो शायद। बहुत से लोगों के लिए लाल नोटिफिकेशन बैज किसी हॉरर फिल्म से ज्यादा दिल की धड़कन बढ़ा देता है। ऑरेंज रंग में ईमेल मतलब आप मुसीबत में हो, ब्लू टिक और कोई रिप्लाई नहीं, भावनात्मक चोट। ये फोबिया अपने चरम पर तब पहुंचता है जब सोमवार की सुबह स्क्रीन रंग बिरंगे रिमाइंडरों से भर जाती है, यानी वो सब जो पिछले हफ्ते नहीं किया गया। कुछ लोग इससे बचने के लिए स्क्रीन को ग्रेस्केल मोड में डालते हैं, ब्राइटनेस घटाते हैं, या तो सीधा पेपर कैलेंडर पर स्विच कर लेते हैं ताकि डिजिटल रंगों के न्याय से बच सकें। क्रोमोफोबिया सिर्फ रंगों का डर नहीं है, ये उस डर का नाम है जो तब आता है जब आपके टू डू लिस्ट की जंग में रंग भावनात्मक माइंस बन जाएं। तो अगर आपको 12 नंबर वाली लाल सर्कल देखकर धड़कन रुकती लगे, बधाई हो, आप रंग कोडित पैनिक जोन में प्रवेश कर चुके हैं। टेक्नोफोबिया, टेक्नोलॉजी का डर नहीं, सिर्फ आपकी दादी को यह लगना कि माइक्रोवेव फट जाएगा वाला नहीं, ये एकदम अगली लेवल की पागलपंती है। स्मार्ट डिवाइसेस के जमाने में सब कुछ जवाब देने लगा है। फ्रिज आपको डाइट टिप देता है, वैक्यूम क्लीनर को आपके घर की लेआउट आपसे ज्यादा पता है और आपका फोन वो चीजें सजेस्ट करता है जिनके बारे में आपने सिर्फ सोचा था। टेक्नोफोबिया वाले हर बीप को खतरे की घंटी समझते हैं और हर सॉफ्टवेयर अपडेट को जाल। ये लोग स्मार्ट होम्स से ऐसे डरते हैं जैसे वो भूतिया हवेलियां हों और मानते हैं कि एआई सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि षड्यंत्रकारी है। चैट जीपीटी की बात, पसीना छूट गया। रोबोट वैक्यूम शक के घेरे में। सेल्फ चेकआउट मशीनें मदद मांगते ही घूरने लगती हैं। इनका डर बढ़ता है, मशीनों ने नौकरी छीनी, फेस रिकॉग्निशन फेल हुआ और रोबोट्स ने बगावत कर दी जैसे हेडलाइंस से। और ईमानदारी से कहें तो ये हेडलाइंस मदद नहीं करती। तो अगली बार कोई टोस्टर के 2 बार ब्लिंक करने पर घबरा जाए, जज मत करना। शायद वो रोबोट सर्वनाश की पहली लहर से लड़ रहा हो या फिर टेक्नोलॉजी में बस थोड़ा कच्चा हो। साइबर फोबिया, इंटरनेट का डर नहीं, सिर्फ बड़ों का फेसबुक को लेकर संदेह नहीं, बल्कि एक असली चिंता कि आपकी डिजिटल जिंदगी कभी भी धमाके के साथ उड़ सकती है। आपने 2011 में कोई मीम पोस्ट किया था, क्या होगा अगर अब कोई उसे ढूंढ ले और आपको कैंसिल कर दे? कभी एयरपोर्ट पर किसी संदिग्ध वाईफाई से जुड़े थे? बधाई हो, आपने अभी अभी अपनी आत्मा एक हैकर X6 एंड डार्क लॉर्ड 20XX को सौंप दी। साइबर फोबिया वालों के लिए हर नोटिफिकेशन एक संभावित घोटाला है, हर इनबॉक्स मैसेज एक फिशिंग अटैक और हर क्लाउड बैकअप एक प्राइवेसी बम। इनकॉग्निटो मोड, प्लीज, ये लोग फुल छुपा छुपी में हैं। VPN, एन्क्रिप्टेड चैट, बर्नर ईमेल्स और दोस्तों से कोड में बात करना। बतख आधी रात को उड़ती है, शार्न इंस्टाग्राम मत खोलना।
ये कुकीज को ऐसे मिटाते हैं जैसे कोई तांत्रिक क्रिया हो और किसी भी ब्राउजर पर पासवर्ड सेव नहीं करते, क्योंकि कौन जाने गूगल क्या क्या याद रखता है। बात ये नहीं कि इन्हें इंटरनेट पसंद नहीं, बल्कि ये मानते हैं कि इंटरनेट इन्हें देख रहा है, लगातार मुस्कुराते हुए। जुम्फोबिया, आधुनिक दौर का सोशल टेरर। मंच पर बोलने का डर या अजनबियों से मिलना भूल जाइए। आजकल का असली डर शुरू होता है इस वाक्य से, क्या आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? बहुत से लोगों के लिए वीडियो कॉल एक अचानक आ गए परीक्षा जैसे हैं। बस फर्क ये है कि इसमें आप अच्छा हेयर डे होने का नाटक भी नहीं कर सकते। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, आपका चेहरा एचडी में आ जाता है, बैकग्राउंड में आपका बिखरा हुआ कमरा दिख जाता है और आपको एहसास होता है कि आप पूरी कॉल में अपनी ठुड्डी को घूरते रहे हैं। जुम्फोबिया वालों ने हर बहाने में मास्टरी हासिल कर रखी है। मेरा कैमरा खराब है, वाईफाई कमजोर है, या क्लासिक मेरा कुत्ता आग लगा बैठा है, जाना होगा। असली वजह, वे बस उस छोटे पिक्सल वाले चौकोर में जज किए जाने का तनाव नहीं झेल सकते, जहां हर पलक झपकना विश्लेषण होता है और हर चुप्पी कान फाड़ने वाली लगती है। ये आलस नहीं, ये आत्मरक्षा है, क्योंकि कोई भी चीज इतनी अस्तित्ववादी घबराहट नहीं देती जितनी आपकी फ्रीज हुई शक्ल को देखना, और वो भी तब जब आपका सहकर्मी कहे या आप म्यूट हैं। फोर्टनाइट फोबिया, वो डिजिटल ट्रॉमा जिसकी चेतावनी किसी थेरेपिस्ट ने नहीं दी। शुरुआत मासूम होती है, सोने से पहले बस एक गेम, फिर अचानक देखो रात के 3 बज चुके हैं, आंखें लाल और आत्मा टूट चुकी है, क्योंकि एक 12 साल के बच्चे ने तुम्हें हराकर डांस किया। कुछ लोगों के लिए फोर्टनाइट सिर्फ एक गेम नहीं, वो अपमान का अखाड़ा है। कूदो, पागलों की तरह बिल्ड करो और तुरंत मर जाओ। टीम के साथ ही चिल्लाते हैं, आत्मविश्वास बिखरता है और लोडिंग स्क्रीन शर्म की परेड बन जाती है। सबसे बुरा हिस्सा, तुम बार बार वापस आते हो और फिर से पिटते हो। हर बार जब तुम दोबारा जिंदा होते हो, खुद से कहते हो, इस बार मैं छत पर डांस करते हुए हेडशॉट नहीं खाऊंगा। लेकिन अंदर से जानते हो, कोई बच्चा जिसका नाम एक्सिक्सनोस्कोपर सेक्स है, कहीं छिपा बैठा है तुम्हें फिर से बर्बाद करने के लिए। यही है फोर्टनाइट फोबिया, बार बार बुरी तरह हारने का डर और फिर भी दिखाना कि मैं तो बस मजे के लिए खेल रहा हूं। टिकटॉक एंजाइटी, आधुनिक युग का अस्तित्व संकट। आपने 4 घंटे बिताए शूटिंग, एडिटिंग, हर बीट को ट्रेंडिंग ऑडियो से परफेक्ट सिंक किया, और नतीजा 200 व्यूज, 3 लाइक्स, एक मम्मी से, एक आपके फेक अकाउंट से और एक शायद किसी बॉट से। आप रिफ्रेश करते हैं, फिर भी 2 हम। आप एल्गोरिदम की खामोश खाई में घूरते हैं और सोचते हैं, क्या मैं क्रिंज हूं? ये चिंता सिर्फ नंबरों की नहीं, ये डर है कि आपकी रचनात्मकता की छोटी को एक स्वाइप से डिजिटल अंधकार में फेंक दिया गया है। इस बीच किसी का धुंधला सैंडविच वीडियो 2 मिलियन व्यूज पा जाता है। क्यों? कोई नहीं जानता, लेकिन एल्गोरिदम जानता है, और वह आपको प्यार नहीं करता। तो आप स्क्रॉल करते हैं, अपने अस्तित्व पर शक करते हैं और फिर से वही करते हैं। स्वागत है टिकटॉक एंजाइटी में, जहां अनदेखा होने का डर पब्लिक स्पीकिंग, मकड़ियों और जोकरों के डर से भी बड़ा है। हेक्साकोसियो हेक्से कौंटा हेक्साफोबिया। हाँ, यह एक असली शब्द है और नहीं, हम आपसे इसका उच्चारण नहीं करवाएंगे। यह 666 नंबर का डर है, जिसे अक्सर शैतान की हॉटलाइन कहा जाता है। कुछ लोगों के लिए यह बस एक नंबर है, दूसरों के लिए यह विनाश का पोर्टल। जब किसी की रसीद 646 होती है तो वो घबराकर एक कैंडी और खरीद लेते हैं। अपार्टमेंट नंबर 666 नया नंबर दे दिया जाता है। होटल की मंजिलें सीधी स्किप, लिफ्ट तक भी इस एग्जॉर्सिज्म में शामिल होती हैं। हॉलीवुड 666 से प्यार करता है। अगर किसी हॉरर फिल्म में ये नंबर नहीं है तो वो डरावनी भी है क्या? लेकिन असली डरावना चीज नंबर नहीं है, बल्कि ये है कि यह डर कितना गहरा है। तर्कसंगत ज्यादा नहीं, लेकिन जब दादी कहती हैं उस नंबर से मत खेलना, तो आप बस मान जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां दुर्भाग्य, काले बिल्ली और टूटे शीशे भरे हों, कुछ छक्कों से बचना शायद सबसे समझदारी भरा दांव है। एशिया में नंबर 4 सीधे दुर्भाग्य की ट्रेन है, वहीं पश्चिम में नंबर 13 एक शापित वीआईपी की तरह है। स्वागत है टेट्राफोबिया और ट्रिस्काइडेकाफोबिया की दुनिया में, जहां एक अकेला नंबर भी आपका दिन खराब कर सकता है। लिफ्ट्स चौथी मंजिल को स्किप करती हैं,
अस्पताल रूम थ्योरी से बचते हैं और 13 तारीख को शादी, सोचो भी मत। नंबर 4 का डर इसीलिए है क्योंकि वह चीनी और जापानी में मृत्यु जैसा सुनाई देता है। और 13 की बदनामी तो यीशु की डिनर पार्टी, विश्वासघात और दर्जनों हॉरर फिल्मों से शुरू हुई। अंधविश्वास, हाँ, नुकसानदायक शायद नहीं, लेकिन किसी को 4B यूनिट खरीदने या शुक्रवार 13 को पार्टी करने के लिए मनाना असंभव। ये डर सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये उस नियंत्रण की भावना के बारे में है। क्योंकि अगर एक अंक को टालने से दिमाग को शांति मिलती है तो गणित थोड़ा इंतजार कर सकता है। आप रात को बाथरूम के शीशे के पास से गुजरते हैं, अचानक दिमाग फुसफुसाता है, अगर तुम्हारा प्रतिबिंब बिना तुम्हारे हिले तो? स्वागत है कैटऑप्ट्रोफोबिया की डरावनी दुनिया में, यानी आईने का डर। कुछ लोगों के लिए यह डर बस इतना है कि नींद में खुद को भूत की तरह देख लेना काफी है। बाकी लोगों के लिए यह एक अजीब सा डर है कि आईने के दूसरी तरफ कोई या कुछ उन्हें देख रहा है। और शहरी दंत कथाएं, वो तो आग में घी डालती हैं। ब्लडी मैरी को 3 बार बोलो, नहीं भाई हमें माफ करो। आईने सदियों से आत्मा, पोर्टल या जाल का प्रतीक रहे हैं। हॉरर फिल्मों में तो ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। रहस्यमय तरीके से टूटना, गायब हो जाने वाले अजीब साए दिखाना या किसी अनचाहे मेहमान को दिखाना। तो अगर आप खुद को टूथब्रश करते हुए आईने की तरफ तिरछी नजर डालते पाए तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग धुंधले शीशे, मंद रोशनी और पीछे ना देखने वाली शांति को प्राथमिकता देते हैं। आप अपने दोस्त से एक कहानी सुनते हैं, एक शापित म्यूजिक बॉक्स जो खुद ब खुद बजता है और जो भी उसे सुनता है वो हमेशा एक सफेद कपड़े वाली लड़की के सपने देखने लगता है। तर्कशील दिमाग कहता है बकवास है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अब आप एंटीक दुकानों से ऐसे बचते हैं जैसे वहां प्लेग हो। स्वागत है मिथोफोबिया की दुनिया में, यानी पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों और किसी भी अलौकिक बैकस्टोरी वाले चीजों का डर। हमें पता होता है कि ये सब फिक्शन है, फिर भी पीढ़ियों से फुसफुसाकर सुनाई गई कहानियों में कुछ खास असर होता है। शायद इसलिए कि क्या हो अगर का विचार थोड़ा बहुत संभव लगता है। अंधविश्वास डरावने नहीं लगते जब तक कोई शापित अंगूठी या बिस्तर के नीचे मत देखो वाला नियम न याद दिला दे। और तभी आपके बचपन के डर वयस्क चिंता के साथ वापसी करते हैं। यह विश्वास की बात नहीं है, यह रिस्क ना लेने की बात है। क्योंकि जिंदगी की हॉरर फिल्म में सबसे पहले भूतों के शिकार हमेशा शक करने वाले ही होते हैं। आप अपने कमरे में अकेले हैं, पर्दे हिलते हैं लेकिन हवा नहीं चल रही। आप एकदम जम जाते हैं, आपका दिमाग तुरंत हॉरर मूवी मोड में चला जाता है। ये कोई भूत है। स्पेक्ट्रोफोबिया यानी शीशों, परछाइयों, प्रतिबिंबों और अदृश्य निगाहों का डर सिर्फ देखने का नहीं बल्कि महसूस करने का डर है कि कोई आपको देख रहा है। कभी अपनी ही परछाई देखकर सोचा है ये कौन है, या किसी अंधेरे गलियारे से गुजरते वक्त सिहरन महसूस की? वो आपका आदिम मस्तिष्क फुसफुसा रहा होता है, भागो। और फिर हॉरर फिल्में हर पर्दे, अलमारी और कोने को जंप स्केयर जोन बना देती हैं। अगर ऊपर से बल्ब भी झपकने लगे तो लो जी, अब आप अपने ही भूतिया एपिसोड के हीरो हैं। हम में से ज्यादातर लोग भूतों में विश्वास नहीं करते जब तक कि रात के 3 बजे घर की लकड़ी चरमराना न शुरू कर दे। स्पेक्ट्रोफोबिया इस बात का सबूत है कि आधी रात के बाद लॉजिक सो जाता है और कल्पना आपकी रिंगटोन से भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है। कल्पना कीजिए, आप एक लाइब्रेरी में कदम रखते हैं, पुरानी किताबों की सड़ी हुई खुशबू आती है और अचानक घबराहट, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेलियों में पसीना। नहीं, आप फाइनल एग्जाम के लिए लेट नहीं हैं, आपको बिब्लियोफोबिया है, यानी किताबों का डर। मजाक लगता है? किसी ऐसे इंसान से पूछिए जिसने लॉ स्कूल सरवाइव किया हो। यह डर दुर्लभ जरूर है लेकिन असली है, खासकर जब ये घने शैक्षणिक ग्रंथों, सख्त धार्मिक किताबों या डरावने हॉरर नॉवेल्स से जुड़ी किसी ट्रॉमा से आता हो। कुछ लोग किताबों को जजमेंट, फेलियर या एग्जिस्टेंशियल डर से जोड़ते हैं। थैंक यू फिलॉसफी की किताबें। और ईमानदारी से कहें, क्या आपने कभी टैक्स लॉ की किताब देखी है? वो तो किसी भूत से भी डरावनी होती है। बाकी लोगों के लिए किताबों में छिपी जानकारी की विशालता ही डर की वजह होती है, जैसे कि पेपर से बना पेंडोरा का बॉक्स पकड़ लिया हो। बिब्लियोफोबिया साबित करता है कि कभी कभी ज्ञान के प्रतीक भी
डर पैदा कर सकते हैं, खासकर जब वो भारी किताब आपके पैर पर गिर जाए। आइए बात करें एब्लूटोफोबिया की, यानी नहाने का डर। नहीं, यह सिर्फ आपका टीनेज बेटा नहीं है जो शावर से बचने का बहाना बना रहा है। जिन लोगों को एब्लूटोफोबिया होता है, उनके लिए नहाना वाकई में एक डरावना अनुभव होता है। पानी, साबुन, शैम्पू की बोतलों की खनक, ये सब उनके लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। यह डर अतीत की किसी घटना, जैसे बाथटब में फिसलना, सेंसरी इश्यूज या फिर खुद को कमजोर महसूस करने के डर से हो सकता है। समस्या यह है कि समाज अब भी चाहता है कि आप फूलों की तरह महकें, निराशा की तरह नहीं। ऐसे लोग बाथरूम की टाइलों, बाथ बॉम्ब्स और सबसे बढ़कर उन रिश्तेदारों से डरते हैं जो चिल्लाकर कहते हैं, जाओ नहा लो। लेकिन एक अच्छी बात है, उन्हें कभी ये बहस नहीं करनी पड़ती कि गर्म पानी बेहतर है या ठंडा। उनके लिए सही तापमान है, कोई नहीं। तो अगली बार अगर कोई कहे कि उसने 3 दिन से नहाया नहीं है, तो शायद वो आलसी नहीं है, बल्कि वाकई पानी की जंग से डरता है। ऑनरोफोबिया में आपका स्वागत है, यानी सोने का डर। जहां ज्यादातर लोग सोने को सफलता की चमकदार निशानी मानते हैं, वहीं ऑनरोफोबिया वाले लोगों के लिए यह एक झिलमिलाता हुआ पैनिक अटैक है जो कभी भी शुरू हो सकता है। शादी की अंगूठी की चमक, डरावना। सोने की चेन, तुरंत मतली। उनके लिए ज्वेलरी की दुकान कोई खजाना नहीं, बल्कि शापित चीजों से भरा भूतिया घर है। यह डर अंधविश्वास, किसी ट्रॉमा या फिर बस बहुत ज्यादा समुद्री डाकू फिल्में देखने से भी आ सकता है, जहां सोना मतलब तबाही, किसी भी चमकदार चीज को तोहफे में देना। थैंक यू की जगह एक चीख सुनने को मिल सकती है। वे अगर किसी तरह का सोना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो शायद एक गोल्ड फिश, बस शायद। तो अगली बार कोई आपके गहनों को देखकर पीछे हटे तो बुरा मत मानिए, वो असभ्य नहीं है, बस उनके दिमाग में अभी एक चमकदार हॉरर फिल्म चल रही है। आइए बात करें एरिथ्मोफोबिया की, यानी नंबरों से डरने की बीमारी। हाँ, नंबर, वही छोटे छोटे चिन्ह जो स्कूल में आपको सताते थे और अब बड़ों की जिंदगी में बिल, बैंक स्टेटमेंट और कैलोरी काउंट बनकर घुस जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ मैथ क्लास से नफरत नहीं, बल्कि असली डर होता है। स्प्रेडशीट देखते ही पसीने छूट जाते हैं और कैलकुलेटर तो जैसे कोई चेनसॉ हो। ऐसे लोग किसी भी चीज से बचते हैं जिसमें नंबर हो। बजट बनाना, टाइम ट्रैक करना, यहां तक कि माइक्रोवेव का टाइमर सेट करना भी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। आप सोचेंगे कि ये लोग मोनोपोली में बेकार होंगे? नहीं नहीं, जब तक कोई और गिनती कर दे तब तक ये चैंपियन हैं। और अगर कभी मस्ती करनी हो तो बस टैक्स या सुडोकू का जिक्र कर दो, ये ऐसे गायब होंगे जैसे मैथ क्लब में भूत। चलिए अब बात करते हैं पोगोनोफोबिया की, यानी दाढ़ी से डरने की फोबिया। जहां कुछ लोग घनी और भव्य दाढ़ी को वाइकिंग की ट्रॉफी समझते हैं, वहीं कुछ को वो सिर्फ एक बालों से भरा डरावना चेहरा लगता है। जिन लोगों को ये फोबिया होता है, उन्हें दाढ़ी वाले बारिस्ता या मॉल के सांता क्लॉज को देखकर सच में बेचैनी होती है, भागने का मन करता है। ये सिर्फ सफाई या खराब दाढ़ी और नैल की बात नहीं है। उनके लिए दाढ़ी रहस्यमयी होती है। कहीं उसमें खाना छिपा हो, कोई राज, दूसरी ठुड्डी या एक छोटा गिलहरी। ऐसे लोगों के लिए हिपस्टर कैफे भी डरावना जोन बन जाता है। और नवंबर, उसका जिक्र भी मत करो। अगर आप किसी पोगोनोफोबिक दोस्त की मदद करना चाहते हैं, तो बस चेहरा साफ सुथरा रखो और कोई बालों वाला सरप्राइज मत दो। और हाँ, ऐतिहासिक ड्रामा दिखाने से पहले चेतावनी देना न भूलो। एक वाइकिंग उनकी पूरी हफ्ता बर्बाद कर सकता है। आपका स्वागत है मजीरोकोफोबिया में, यानी खाना बनाने से जुड़ा एक अनोखा और अव्यवहारिक डर। जहां ज्यादातर लोग किचन को प्यार जताने की जगह मानते हैं, या कम से कम मैगी बनाने का अड्डा, वहीं इस फोबिया से ग्रसित लोग उसे युद्ध का मैदान समझते हैं। स्टोव उन्हें लावा का गड्ढा लगता है, चाकू एक मीडियावल हथियार और टाइमर, कयामत की उलटी गिनती। रेसिपी फॉलो करना इनके लिए प्राचीन जादू पढ़ने जैसा है। और हर बार डर लगता है कि धुएं का अलार्म शैतान ना आ जाए। यहां तक कि अंडा उबालना भी पिघलने जैसा संकट ला सकता है। पन फुली इंटेंडेड। अगर कोई मेहमान पूछ ले डिनर में क्या है, तो चेहरा सफेद और माथे पर पसीना दिखेगा। अगर आप ऐसे किसी से डेट कर रहे हैं, तो बस बाहर का खाना मंगाओ, या और अच्छा, आप खाना बनाएं और वो सोफे के पीछे से सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर ताली बजाएं।
पैनफोबिया यानी हर चीज से डर लगना सुनने में किसी सिटकॉम का मजाक लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह डरावनी सच्चाई है। यह सिर्फ मकड़ी या ऊंचाई से डरने की बात नहीं है, यह तो फुल टाइम अस्तित्व की चिंता की सब्सक्रिप्शन है। सोचिए, सुबह उठते ही बेचैनी महसूस हो क्योंकि आप जिंदा हैं, सूरज चमक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, बिल्ली सामने से गुजरी, क्या उसे कुछ पता है? पैनफोबिया वाले लोग किसी एक चीज से नहीं डरते, उन्हें उस विचार से डर लगता है कि कुछ बुरा कभी भी किसी भी वजह से या बिना किसी वजह के हो सकता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी हॉरर मूवी में जी रहे हो जिसमें विलेन नहीं है, बस डरावनी बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही हो। और अगर आप पूछें तुम किससे डरते हो, तो जवाब होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ आने वाला है। एंड्रोफोबिया यानी पुरुषों से डर सुनने में ऐसा लग सकता है जैसे कोई डेटिंग ऐप बहुत बुरा एक्सपीरियंस बन गया हो, लेकिन ये एक असली फोबिया है जो ट्रॉमा, चिंता या बीते अनुभवों से जुड़ा होता है। इस फोबिया वाले लोग सिर्फ टॉक्सिक बॉयज या जिम के लॉकर रूम से नहीं डरते, बल्कि किराने की दुकान पर सामान खरीदते एक नॉर्मल आदमी को देखकर भी पैनिक कर सकते हैं। भारी आवाज, दिल की धड़कन तेज, ट्रेन में दाढ़ी वाला अजनबी, तुरंत भागने का मूड ऑन, यहां तक कि मॉल के मेल मैनक्विन भी सेफ नहीं है। ये नफरत नहीं होती, बस बिना कंट्रोल वाला डर होता है। और ये डर असली है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां आधी आबादी पुरुष है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि वो आदमी से ज्यादा भालू का सामना करना पसंद करेंगे, तो यकीन कर लेना, भालू तो कम से कम मैंसप्लेन नहीं करता। हिपोपोटामॉन्स्ट्रोस स्क्वैपडेलियोफोबिया, हाँ ये असली नाम है, लंबे शब्दों से डरने की फोबिया है। विडंबना यह है कि इस फोबिया का नाम खुद ही एक क्रूर भाषाई मजाक है। सोचिए, किसी को लंबे शब्दों से डर लगता है और आप उन्हें बताते हो कि उनके डर का नाम 36 अक्षरों वाला राक्षस है। ऐसे लोग वैज्ञानिक शब्दों, कानूनी दस्तावेजों या ज्यादा शायरी नुमा मेनू कार्ड देखकर ही जड़ हो सकते हैं। जोर से पढ़ना मतलब प्लीज मुझे मत बुलाओ का खेल बन जाता है। ये एक तरह का भाषाई जेंगा है जहां हर सिलेबल आपके आत्मविश्वास की इमारत गिरा सकता है। और हाँ, ये डर बिल्कुल असली है। ये भले ही स्पेलिंग बी की हॉरर फिल्म जैसा लगे, लेकिन ये दिखाता है कि भाषा कभी कभी रोशनी देने के बजाय डर भी पैदा कर सकती है। इस कहानी से सीख, कभी कभी असली विलेन डिक्शनरी होता है। जेमीफोबिया यानी छूंदर से डर, नहीं, जासूस वाली नहीं, बल्कि जमीन के नीचे रहने वाले छोटे प्यारे जानवरों से। ये थोड़ा अजीब और बहुत ही स्पेसिफिक डर है। सोचिए, आप किसी शांत यूरोपीय गांव में सुबह उठते हैं और बगीचे में ताजी मिट्टी की ढेरी दिखती है और आप डर के मारे ऐसे भागते हैं जैसे हॉरर फिल्म शुरू हो गई हो। ये बेचारे छोटे प्राणी जिनकी आंखें छोटी और नाक तारे जैसी होती हैं, असल में नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जेमीफोबिया वाले लोगों के लिए ये सीधा बुरे सपनों से निकले जीव लगते हैं। शायद डर इस बात का है कि वो आपके पैरों के नीचे सुरंग बना रहे हैं, या फिर क्योंकि वो छोटे फर वाले, क्लॉज वाले, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे लगते हैं। जो भी कारण हो, ये फोबिया साबित करता है कि जानवरों की दुनिया का सबसे अस्पष्ट हिस्सा भी किसी को पहाड़ियों की ओर नहीं, बल्कि पहाड़ियों से भागने पर मजबूर कर सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान डर को लेकर चौंकाने वाली समझदारी दिखाता है। ये सिर्फ डरपोक होने की बात नहीं है, ये आपके दिमाग का इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है जो लाखों साल की विकास प्रक्रिया में तराशा गया है। जब आप मकड़ी को देखकर या प्रेजेंटेशन स्लाइड पर हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो ये कमजोरी नहीं है, ये आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं जो एक्टिव हो गई हैं। डर अक्सर बचपन के अनुभवों, बीते ट्रॉमा या यहां तक कि आपके जीन में छिपी किसी घबराई हुई नाच से आता है। आजकल के साइकोलॉजिस्ट डर को मिटाने लायक नहीं, समझने लायक चीज मानते हैं। यह आपके दिमाग का ओवर ड्रामेटिक बेस्ट फ्रेंड जैसा है, हर बात पर ओवर रिएक्ट करता है, लेकिन आपकी सुरक्षा चाहता है। अगर आप उसके संकेतों को समझ जाएं, तो उसे कार ड्राइव करने से रोक सकते हैं और विनम्रता से पीछे की सीट पर बैठा सकते हैं। सीट बेल्ट लगवाना ना भूलें। सच्चाई ये है, हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, चाहे वो भूत हो, गहरे पानी का डर, स्टेज पर बोलना, या फिर रविवार रात 8 बजे बॉस के अनरीड मैसेज खोलना। डर सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन ना जाने क्यों हमें अपनी इन डर की चीजों को लेकर शर्म महसूस कराई गई है। जैसे अगर आप कह दें कि आपको जोकर से डर लगता है,
तो वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। लेकिन आज की सोच कहती है, अपने डर को छुपाने की बजाय जैसे चॉकलेट छुपा के रखते हैं, उसे स्वीकार करना सीखो। असली बात यह है कि डर आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको इंसान बनाता है जिससे लोग जुड़ सकते हैं। हम सबके बिस्तर के नीचे कोई ना कोई राक्षस होता है। किसी का राक्षस टैक्स डॉक्यूमेंट जैसा दिखता है। तो अगली बार जब आप मकड़ी देखकर चौंकें या अनजान नंबर की कॉल से भागें, तो बस मुस्कुराकर कहिए, मैं अजीब नहीं हूं, मैं तो बस ज्यादा इवॉल्व्ड हूं। स्टेज फ्राइट, असफल होने का डर और वो घबराहट कि कहीं बीच में अपनी लाइन भूल ना जाऊं, क्या ये जाना पहचाना लगता है? ये सिर्फ घबराए हुए इंटर्न की दिक्कतें नहीं हैं। ये तो दुनिया भर के मशहूर स्पीकर्स, एथलीट्स और परफॉर्मर्स के डेली रूटीन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को अपना बिना वेतन वाला इंटर्न बना लिया है। हर जबरदस्त टेड टॉक, ओलंपिक गोल्ड मेडल या झकझोर देने वाले परफॉर्मेंस के पीछे एक दिल होता है जो कभी क्लब के स्पीकर जैसा धड़कता था, लेकिन डर से जमने के बजाय उन्होंने उसे अपने जिम पार्टनर की तरह ट्रेन किया। थोड़ा परेशान करने वाला, जोरदार, लेकिन काफी काम का। काबू में आया डर बदल जाता है एड्रेनालिन में, फोकस में और कभी कभी लेट नाइट टीवी पर सुनाई जाने वाली मजेदार कहानी में। तो अगली बार जब आप भीड़ के सामने कांप रहे हों, याद रखिए, जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं वो शायद एक बार स्टेज पर जाने से पहले बाथरूम के स्टॉल में छिपा बैठा था। आप अच्छे, पसीने से भरे, साथ में हैं। अपने डर का सामना करो। सुनने में आसान लगता है, जब तक कि आपका डर सच में आपके सामने ना खड़ा हो, शायद 8 टांगों वाला या माइक के साथ। वहीं पर बिहेवियरल थेरेपी काम आती है। नहीं, ये आपके दिमाग पर मर्द बन चिल्लाने वाली थेरेपी नहीं है। ये आपके दिमाग को धीरे धीरे यह यकीन दिलाने जैसा है कि मान लीजिए मकड़ियां असल में पैरों वाली हॉरर फिल्म नहीं है। इस तकनीक को एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं और इसमें छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। उड़ने से डर लगता है? पहले प्लेन की फोटो देखो, फिर फ्लाइट सिम्युलेटर में बैठो, फिर शायद कोई सस्ता टिकट बुक कर लो जहां वाईफाई खराब हो। बात बस ये है कि अपने दिमाग को उस चीज से दोस्ती करवा दो जिससे वो नफरत करता है। जैसे बिल्ली को नहलाना सिखाना। अजीब है, असहज है, कभी कभी तो मजेदार भी, बट इट वर्क्स, क्योंकि डर और दिमाग की लचीलापन के बीच की जंग में विज्ञान हमेशा तुम्हारे न्यूरॉन्स पर दांव लगाता है। सच बात यह है, डर भले ही उसकी मार्केटिंग थोड़ी खराब रही हो, असल में एक बहुत ही बढ़िया लाइफ कोच है। ये याद दिलाता है कि सड़क पार करते वक्त दोनों तरफ देखो, एक्स को मैसेज भेजने से पहले 2 बार सोचो, और अगर तुम्हारी सुर की हालत खराब है तो कराओ के नाइट से दूर रहो। डर हमें सतर्क रखता है, ये हमें विनम्र बनाता है, और ईमानदारी से कहें तो ये हमें बाद में सुनाने लायक मजेदार कहानियां देता है। जैसे वो दिन जब तुमने जमीन पर पड़े मोजे को सांप समझकर चीख मारी थी। डर को शर्मनाक कमजोरी मानने के बजाय शायद हमें इसे अपने अंदर के सर्वाइवल कंसल्टेंट की छोटी सी सलाह मानना चाहिए। भाई, वो चमकता हुआ मशरूम मत छांट लेना। अपने डर को अपनाना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि असली इंसान बनाता है, क्योंकि जिंदा महसूस करने से बढ़कर कुछ नहीं, जैसे पसीने से भीगी हथेली और एक ड्रामेटिक सांस एक पतंगे को देखकर। और हम पहुंच गए हैं इस मजेदार और डरावनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, जहां हमने इंसानी डर की भूल भुलैया में खूब हंसते हंसते रास्ता ढूंढा। पुराने जमाने की फोबिया से लेकर आज की डिजिटल टेंशन तक हमने हंसी भी साझा की, थोड़ी झेंप भी खाई, और शायद कबूतरों से बात करने का एक नया डर भी पाल लिया। लेकिन देखो, डर सिर्फ रात का चीख पुकार नहीं है। ये याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं, सतर्क हैं और पूरी तरह से इंसान हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। अब बारी तुम्हारी, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? नीचे कमेंट करो और हमें बताओ। क्या तुम भूतों से डरते हो, डेडलाइन से, या फ्रिज खोलने पर पता चलता है कि रूममेट फिर से तुम्हारा बचा हुआ खाना खा गया? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को भेजो जो तितली देखकर चिल्लाता है। याद रखो, डर को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, लेकिन साथ में उस पर हंस तो जरूर सकते हैं।